डीडी न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में डालेंगे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। खबरें विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई होंगी। बताएंगे आपको उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ताज़ा अपडेट और आज से दिल्ली में शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में भी देंगे विस्तृत जानकारी। साथ ही होंगी अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत से जुड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत। झारखंड को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। मध्य प्रदेश प्रचार में उतरे दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री मोदी बैतूल, शाजापुर, झाबुआ में रैलियों के बाद इंदौर में करेंगे रोड शो। विदिशा, जबलपुर में अमित शाह तो रतलाम, रायसेन समेत नरसिंहपुर में जेपी नड्डा करेंगे रैली। राहुल गांधी की टीकमगढ़ और प्रियंका गांधी की रायपुर में होगी रैली। राजस्थान के रण में भी उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता, तो वहीं कांग्रेस निकालेगी गारंटी यात्रा। तेलंगाना में केसीआर समेत सभी सियासी दलों के प्रचार अभियान में आई तेजी। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। 9 मेतई चरमपंथी संगठनों पर केंद्र सरकार ने लगाया 5 साल का प्रतिबंध। कहा, भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है इनकी गतिविधियां। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति गठित। नहीं हो रहा दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार। दिल्ली में कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज। और दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 13 देशों के प्रदर्शक हो रहे हैं शामिल। इस बार मेले की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर रहेंगे। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव पहुंचेंगे, जहां वह भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री खूंटी में 3रे जनजातीय गौरव दिवस 2023 के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान योजना की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे और झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बुधवार को प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रांची पहुंच रहे हैं और यहां से उलीहातू जाकर के जहां उनका जन्म स्थान है वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन को झारखंड वासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके उसका सेलिब्रेट करेंगे। झारखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिरसा मुंडा की जयंती सह जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी रांची में के बिरसा मुंडा म्यूजियम का दौरा भी करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की एक खास रिपोर्ट।
अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए जंग लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें ली, उस स्थल को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित किए गए पुराने जेल का बैराक नंबर 4 खास है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। प्राण त्यागने से पहले धरती आबा के अंतिम दिन यहीं गुजरे थे। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को सजोने की कोशिश की गई है। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित किया गया है। बिरसा मुंडा ने जिस कमरे में जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहीं उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बगल के कमरे में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया गया है। 30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अवधारणा थी कि पूरे देश में विजन से जनजातीय शहीदों का संग्रहालय बने, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से ये हो रहा था। और गुजरात में एक राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय बन रहा है, वहीं पे जहाँ पे हमारे लौह पुरुष पटेल जी की मूर्ति है, उसी इलाके में वो पूरे देश के जो जनजातीय शहीद हैं उनका वो संग्रहालय बन रहा है। उसी क्रम में ये झारखंड को मिला वो जो परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारे यहाँ सुविधा ये थी कि जो जेल था जहाँ भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, तो उसको ही संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना था। पूरा चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के एक कार्यक्रम जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। आजकल जो कंप्यूटर युग होता है, मोबाइल युग, जनरली हम देखते हैं कि हम पुस्तकें पढ़ना थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है पुस्तकें पढ़ना जरूरी है और पढ़ना ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर तुमको ये बहुत काम में आएगा, बहुत सहयोग करेगा, मदद करेगा। ये कहावत है, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबों में सबसे ये अच्छी किताब ही हम लोगों का दोस्त होता है। तो कभी कोई दोस्त नहीं होते खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए। किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आगे जाने का आइडिया मिलेगा। अच्छी पुस्तकें आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाती है। आप महान लोगों की जीवनियां भी पढ़ सकते हैं जो आपको प्रेरणा देंगे और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मदद मिलेगा। चैलेंजेस बहुत सारे जिंदगी में आता है, और चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे फेस किया जाए और आगे बढ़ा जाए, इसी दिशा में आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा। उनमें आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे बच्चों के साथ बातें करना, मुझे लगता है दिन भर बातें करने भी अब मुझे खुशी लगेगा, लेकिन इतने सारे बच्चे आज मुझे बताया गया है कि 600 बच्चे आए हैं। सबसे मिलना, सबसे बातें करना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे तो सबसे अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। बच्चों के साथ एक साल में 1-2 बार ही मिलने के लिए मुझे मौका मिलता है। कभी कभी मैं जाती हूँ, कभी कभी कोई स्टेट में जाती हूँ, थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे इतने सारे बच्चों को मिलना एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। अपने माता पिता का सम्मान करिए, मातृभूमि में के सेवा के लिए अपने आप को अभी से प्रस्तुत करें और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भारत के बच्चे ऐसे हो। अब तो हम चांद तक केवल गए हैं, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे प्लैनेट से और सूर्य तक भी आप सब बच्चे कैसे जाए, इसका मैं आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद।
बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छात्रों को संबोधित कर रही थी नई दिल्ली में, जहां उन्होंने कहा कि छात्रों को किताबों से प्रेम होना चाहिए क्योंकि किताबें ही समाज में बदलाव ला सकती हैं। और उन्होंने कहा छात्रों से कि आप सभी को जीवनियाँ पढ़नी चाहिए देशभक्तों की, और साथ में क्योंकि जीवनी जो हैं वो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको बच्चों से मिलना बेहद पसंद है और उन्होंने कहा कि चाँद पर तो अब हमारे कदम पड़ ही गए हैं, सूर्य पर भी कदम पड़ेंगे। और उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना दी और खुशी जताई छात्रों से मिलकर। तो आइए बढ़ते हैं। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की, यानी कि जनादेश की। शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का राज्य में जमावड़ा लगने वाला है। 17 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का ये आखिरी दौर है और शिवराज सरकार के नेतृत्व में चल रही सरकार की जनहितैषी सरकार बताते हुए पार्टी की पूरी कोशिश है कि यहां फिर से एक बार कमल खिले और बीजेपी की सरकार बने। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। आज प्रधानमंत्री बैतूल, शाजापुर, झाबुआ में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। उसके बाद इंदौर में आज शाम को उनका रोड शो होगा। इन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह की आज विदिशा में, देवतालाब, जबलपुर पश्चिम में जनसभा होगी। इसके बाद आखिर में अमित शाह जबलपुर में रोड शो करेंगे। इससे पहले भी शाह विदिशा की रैलियों में कांग्रेस पर सियासी हमला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज एक के बाद एक 3 चुनावी रैली होंगी। सबसे पहले नड्डा रतलाम का रुख करेंगे, यहां आलोट में उनकी रैली होगी। फिर रायसेन के भुजपुर और नरसिंहपुर के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में वे मोर्चा संभालेंगे। भाजपा के बाद कांग्रेस पार्टी भी अपना पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस में ही यहां शिवराज सरकार के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रही है। खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सेवड़ा और श्योपुर में होंगे। खड़गे लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं ये भी वादा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा। वहीं राहुल गांधी भी आज विदिशा और टीकमगढ़ में होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी खुद को सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर और कई वायदों के जरिए मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश में अभी ना तो मतदान हुआ है, ना नतीजे आए हैं और ना ही नई सरकार बनी है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कमलनाथ ने प्रदेश के सरकारी अधिकारियों को अभी से धमकियां देना शुरू कर दिया है। इसे लेकर अब बीजेपी ने कमलनाथ पर प्रहार करते हुए उन्हें अहंकारी बताया है। मध्य प्रदेश में अभी मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने हाल ही में निवाड़ी जिले के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी सरकार आई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कमलनाथ ने निवाड़ी जिले के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो लोग अगले 5 सालों को ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि अगले 5 साल कांग्रेस सत्ता में रहेगी। ये प्रशासन पृथ्वीपुर निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन लें कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा
और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे। और ऐसा कोई छूटेगा नहीं, ये सुन लें। 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको। अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस को धमकी की दुकान बताया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान है या धमकी की दुकान। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कमलनाथ कई बार ऐसा कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में कितना अहंकार है। क्या कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान है या धमकी की दुकान है? ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले कमलनाथ जी ने भी मंच से अधिकारियों को धमकाया है, कहा है कि सुधर जाओ वरना देखिए हमारी सरकार आई तो क्या क्या करेंगे। ये दिखाता है कि कितना एरोगेंस है, कितनी मानसिकता अहंकारी है कांग्रेस पार्टी की। सत्ता में आने से पहले अगर ये रवैया, ये बर्ताव है तो सोचिए गलती से सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। इसीलिए आज ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये धमकी की दुकान है। कांग्रेस पार्टी अपनी हार को देखते हुए मध्य प्रदेश में इतनी बौखला चुकी है कि अब वो अधिकारियों को धमका रही है। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें अहंकारी कहा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि उनके अहंकार को देखो, न तो उन्होंने चुनाव जीता है न ही वो जीतेंगे, लेकिन उनके लिए राजनीति केवल सत्ता हथियाने के बारे में है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब तक कांग्रेसी नेता आपस में कपड़ा फाड़ कर रहे थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कराया जा रहा था तो कभी मंच पर साथ बैठे ही जुबानी जंग की तस्वीरें वायरल हो रही थी। कई बार पार्टी के नेता पुत्र भी अपने बयानों से पार्टी को संकट में डालते नजर आए। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ तो पिता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर शपथ ग्रहण की तारीख का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस बार कमलनाथ एक बार फिर अपनी लक्ष्मण रेखा लांघकर ब्यूरोक्रेसी पर हमला करते दिखे हैं। कुछ राजनीतिक पंडित इसे बड़बोलापन बताकर खारिज कर रहे हैं तो कुछ इसे खिसियाहट भरा बयान मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार देती नजर आएंगी। इस बार रायपुर संभाग को साधने के मकसद से चुनाव मैदान में प्रियंका गांधी उतर रही हैं। रायपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो है, उससे पहले वह एक चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। रोड शो रायपुर शहर के कई मार्गों से होकर गुजरेगा। प्रियंका गांधी का रोड शो राजीव चौक से शुरू होकर तेलीबंधा चौक पर खत्म होगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं भी आई थीं। इन महिलाओं ने कहा कि बात 33% आरक्षण की हो या उज्ज्वला कनेक्शन या फिर नल से जल की सुविधा हो, अपनी हर योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने महिलाओं के आत्मसम्मान में इजाफा किया है। महिलाओं ने ये भी कहा कि कांग्रेस की मुफ्त की गई योजनाएं सिर्फ एक छलावा है। इन महिलाओं से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। आइए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कितनी बढ़ी है प्रतिष्ठा, क्या मिला है सम्मान, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुंगेली में हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस का जो फ्री भी है, कहते हैं कि हम आपको मुफ्त, बहुत सारी चीज़ों मुफ्त की घोषणा की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? पिछले पंचवर्षीय में भी कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रकार की महिलाओं को ठगने के लिए जो घोषणा की थी, उसमें एक भी घोषणा को नहीं निभाए हैं। अभी पुनः वही काम रिपीट कर रहे हैं, जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को सीधी सीधी ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। क्या आपको कुछ उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचे हैं या घर तक पानी पहुंचा है? केंद्र की कितनी योजनाएं आप तक पहुंची? केंद्र की योजनाएं पूरे धरातल पर है। पूरे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे वो नल जल हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। प्रधानमंत्री बार बार अपनी घोषणाओं में कहते हैं, रैलियों में बोलते हैं, हमने महिलाओं के अधिकार को बढ़ाया है, आदिवासियों के अधिकार को बढ़ाया है। आदिवासियों के ही सम्मान में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति घोषित किया, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने महिलाओं के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत अच्छा ही कार्य किया है। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। अच्छा, एक जो बात बार बार कही जा रही है 33% आरक्षण, इसको आप क्या मानते हैं महिलाओं के?
जी जी, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारा देश तो 75 वर्ष पहले आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज कोई प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में सोचा तो वो हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ने सोचा। एक और जो बात वो की कही जा रही है कि जो महिलाएं हैं वो तेंदुपत्ता की महिलाएं हैं जिनका जीवन बहुत मुश्किल में था, उसके लिए थोड़ी घोषणाएं हुई, इसमें आप क्या? जितनी भी बहनों के लिए तेंदुपत्ता के लिए जो घोषणा हुई है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, वो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जब कमल का फूल खिलेगा, तो वो योजनाएं धरातल पर लागू होंगी। जागरूक यहाँ की महिलाएं हैं और वो बता रही हैं कि कैसे जो केंद्र की योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंची है और किस तरीके से जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्या हाल हुआ है, आप सुन सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, मुंगेली। छत्तीसगढ़ के एक आधी अधूरी सिंचाई परियोजना अब एक अहम चुनावी मुद्दा बन चुकी है। दरअसल केलो डैम परियोजना की लागत लेट लतीफी के चलते 525 करोड़ रुपए से बढ़कर 975 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं होता। आरोप ये भी है कि किसानों की जमीन सिंचाई के लिए ली गई, लेकिन पानी उद्योगों तक नहीं पहुंचाया गया। संवाददाता धीरज कुमार की एक खास रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के वरलिया गांव के किसान नेमेश चंद पटेल के चेहरे पर टीस है कि केलो परियोजना में पुरखों की जमीन अधिग्रहण की भेंट तो चढ़ गई, लेकिन खेत प्यासे ही रह गए। ये सिर्फ निमेश की कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत ऐसे किसानों की कहानी है जो कभी जोत वाले थे लेकिन अब भूमिहीन मजदूर बन चुके हैं। कम से कम हम लोग को 10 लाख मिला था, नहीं दिया सरकार, पूरा नुकसान हो गया। 1.5 लाख कोई पैसा थोड़ा है भाई, नहीं आ पा रहा है। जितना तो मुरा लाई करके पैसा खत्म हो गया। जितना हमारे गांव का गया है कम से कम 50-60 घर का, कोई तो को कर ले पाया नहीं, गाड़ी घोड़ा करके खत्म कर दिया। 2009 में रायगढ़ और जांजगीर जिले के 335 गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए केलो परियोजना की शुरुआत की गई थी। बांध से 16 किलोमीटर की मुख्य नहर के साथ शाखा नहरों का निर्माण होना था, जो अभी तक अधूरा है। लेट लतीफी में योजना की लागत 525 करोड़ रुपए से बढ़कर के 975 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। 24,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 7,000 हेक्टेयर ही सिंचाई हो पाई है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों ने केलो परियोजना के नाम पर किसानों के साथ छल किया। केलो के नाम पर किसानों को लगातार कांग्रेस द्वारा ठगा गया। पहले एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भूमि पूजन किया केलो डैम का, लेकिन निर्माण काम नहीं किया गया। 10-15 साल बाद कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री चुनाव के समय में फिर भूमि पूजन किए, लेकिन उन्होंने फिर काम को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे 3 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने केलो डैम का भूमि पूजन किया, लेकिन किसी ने काम पूरा नहीं किया। उधर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की 9 सालों में धीमी रफ्तार से हुए काम से केलो परियोजना में देरी हुई। 2009 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 2018 तक रमन सिंह की जब तक सरकार थी तब तक चीटी की चाल से ये परियोजना आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही राज्य में भूपेश बघेल की सरकार आई तो पहली प्राथमिकता जो है कृषि और सिंचाई क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए भूपेश सरकार ने त्वरित गति से युद्ध स्तर पर काम को आगे बढ़ाया। राजनीतिक जानकारों की माने तो काफी संघर्ष से केलो डैम को मंजूरी मिली थी, लेकिन उसमें किसान ही ठगे गए। मुआवजे में हेराफेरी हुई और फिर काम अधूरा रह गया। उसमें जो व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है पुनर्वास की, वो पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है और अभी भी किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और ये सबसे दुर्भाग्यजनक है कि केलो डैम से अभी तक किसी किसान को लाभ नहीं हुआ है। केलो परियोजना 2 जिलों के किसानों के लिए वरदान बनता, सिंचित रकबे में इजाफा होता, फसल की उत्पादकता, भूजल रिचार्ज समेत कई सुविधाएं भी मिलती। लेकिन हकीकत यह है कि खरीफ फसल के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं, रबी की बात तो बहुत दूर है। रायगढ़ में स्थित इस केलो डैम का निर्माण इस क्षेत्र के भूमि को संचित करने, यहाँ की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच, सिस्टम की उदासीनता के बीच ये डैम शिकार बनकर रह गई। नतीजा ये हुआ कि इस डैम से जितने एकड़ क्षेत्रफल को सिंचित होना था वो हो नहीं पाया।
कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ इस चुनाव में बीआरएस के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज भी पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हैं। राज्य के बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार केसीआर और उनके बेटे बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। रेड्डी ने दावा किया कि बीजेपी ही तेलंगाना में ठीक से सरकार चला सकती है। ऐसे में तेलंगाना में भाजपा, सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना। मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। न्यूज़ 10 में एक बार फिर से आपका स्वागत। एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत। झारखंड को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज। प्रधानमंत्री मोदी बैतूल, शाजापुर, झाबुआ में रैलियों के बाद इंदौर में करेंगे रोड शो। विदिशा, जबलपुर में अमित शाह तो रतलाम, रायसेन समेत नरसिंहपुर में जेपी नड्डा करेंगे रैली। राहुल गांधी की टीकमगढ़ और प्रियंका गांधी की रायपुर में रैली। राजस्थान के रण में भी उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता, तो वहीं कांग्रेस निकालेगी गारंटी यात्रा। तेलंगाना में केसीआर समेत सभी सियासी दलों के प्रचार अभियान में आई तेजी। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर केंद्र सरकार ने लगाया 5 साल का प्रतिबंध। कहा, भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है इनकी गतिविधियां। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति गठित। नहीं हो रहा दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार। दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज। और आज से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 13 देशों के प्रदर्शक हो रहे हैं शामिल। इस बार मेले की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर है मणिपुर से। मणिपुर में पिछले कुछ महीनों में हिंसा जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अवैध घोषित किया है। इन संगठनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाखा द रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने अपनी एक अधिसूचना में ये कहा है कि सभी मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और एकता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में पुलिस, सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले किए और उनकी हत्या की।
इसके अलावा ये संगठन लोगों को डराने धमकाने, धन उगाही के लिए जबरन वसूली और लूट के मामलों में भी लिप्त रहे हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र का मानना है कि इन संगठनों की गतिविधियां भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हादसे के बाद सरकार राहत बचाव के कार्य में जुट गई है। निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अमला, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। सिलक्यारा सुरंग के भूधंसाव से अवरुद्ध हिस्से में 2.5 फीट व्यास का पाइप डालकर फंसे सभी मजदूरों को निकाला जाएगा। देहरादून से बोरिंग के लिए ऑगर मशीन साइट पर पहुंच गई है, जिससे बोरिंग कर व्यास का पाइप डाला जाएगा। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का काम अभी जारी है। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइपों से लदे ट्रक मध्य रात्रि से ही सिलक्यारा पहुंचना शुरू हो गए हैं। बीते कई घंटे से सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। और सुरंग में फंसे मजदूरों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अवधेश, अभी मजदूरों की क्या हालात हैं, किस तरीके से अभी मजदूर अभी फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कितना आगे प्रगति पर आगे गया है? देखिए भावना, बिल्कुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंतिम चरण में है भावना। और अभी तक जो मजदूरों की अपडेट है, अभी तक बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सकुशल हैं और जो क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर प्रॉपर है और जो फूड के पैकेट्स थे, जो नॉर्मल जो वैसा नॉर्मल खाना है वो वहाँ तक जो है वहाँ उन तक पहुँचाया गया और सभी मजदूरों जो वॉकी टॉकी से उनसे बात हुई है तो अभी सभी मजदूर सुरक्षित है। लेकिन तमाम जो मलबा है, जो तमाम प्रोसेस के बाद भी जो मलबा जब मलबा लगातार गिर रहा है तो उसके बाद जो है स्टील पाइप जो है डालने का निर्णय लिया गया है। तो 900 मिलीमीटर ये एमएस स्टील के पाइप जो है जो मलबा है उससे आर पार कराए जाएंगे और ये अंतिम चरण का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और लगभग जो सिंचाई विभाग के 5 विशेषज्ञ अभियंताओं का दल है वो वहां पर मौजूद है, उनकी देखरेख में ये पूरा काम किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो मशीनें हैं वो पहुंच चुकी हैं। जो सुरंग अगर हम कह सके तो 3 पोकलैंड मशीन, 2 जेसीबी, 6 ट्रक, 1 हाइड्रा, 2 लोडर पहले से तैनात हैं। वहीं सुरंग के अंदर भी जो है 4 पोकलैंड की मशीन है, 2 शॉर्ट क्रीटिंग की मशीन है, 2 बूमर, 2 हाइड्रा और 2 ट्रक लगातार कार्य कर रहे हैं। और तमाम जो टीमें हैं वो लगातार जो विशेषज्ञ हैं, चाहे भूवैज्ञानिक हैं, चाहे एसडीआरएफ के जो आला अधिकारी वो हैं, शासन से अधिकारी, तमाम लोग मौजूद हैं। और लगभग हम कह सकते हैं कि अंतिम प्रोसेस है, शायद आज जो है अच्छी खबर मिल जाएगी कि सुरंग के जो आर पार है वो स्टील के जो स्टील के पाइप है वो आर पार हो जाएंगे। और उसके बाद जो 40 मजदूर हैं जिनमें कि उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आसाम के मजदूर शामिल हैं, उनको आज शायद बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक बात। साथ ही हमने देखा कि प्रशासन की भी लगातार ये कोशिश रही है कि इस पर जल्द से जल्द काम हो और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पहुंची हुई हैं और एक 6 टीम की सदस्य समिति भी बैठा ली गई है। तो प्रशासन के तौर पे देखा जाए तो काम तेजी से चल रहा है, हालांकि ये तीसरा दिन हो चुका है। देखिए बिल्कुल भावना, वहां पर जो पहले से भी वहां पर मलबा आने जो जिस हिस्से में ये भूस्खलन हुआ है वहां पर पहले से भी मलबा आने की लगातार शिकायतें थी। तो कहीं ना कहीं उसको विशेषज्ञ जो जांच टीम है वो उस चीज को देखेगी कि आखिर जब पहले से ही ये चीजें हो रही थी तो उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दिया गया जो इतना हादसा हो गया। क्योंकि जब ये भूस्खलन हुआ तो लगभग 5 मजदूर जो है बाहर की तरफ भागे और 40 अंदर फंसे रह गए। तो इस पर भी जो है जांच दल इस चीज पर भी देखेगा कि आखिर वजह क्या है और इस चीज पर ध्यान पहले से क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि जब सुरंगें होती हैं, जब सुरंग बनाई जाती है तो हर चीज पे बारीकी से ध्यान होता है कि कहां पर भूस्खलन हो रहा है, वहां पर जो है कंक्रीट की सतह बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसी चूक क्यों हुई? क्योंकि अब लगभग केवल 500 मीटर की सुरंग जो है आर पार होनी है सुरंग ने, बाकी सुरंग बन चुकी है। केवल 500 मीटर का हिस्सा रह गया जहां पर इस सुरंग ने आर पार होना है और वहीं पर ये चीजें हुई हैं। तो विशेषज्ञ जो टीम है वो वहां पर मौके पर पहुंचकर ये चीजें देखेगी कि आखिर यहाँ पर गलती कहां पर हुई और तमाम चीजें देखेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस चीज को हम जो अंतिम चरण का हम बोल रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा तो मजदूरों को कहीं ना कहीं समस्या आएगी तमाम चीजों को लेकर।
तो देर रात जिस तरह से लगातार जो राहत और बचाव कार्य है भावना, वो लगातार चल रहा है, उसमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया गया। सबसे अच्छी खबर यह है कि स्टील के पाइपों का जो काम है वो शुरू हो चुका है, और आज जो है एक अच्छी खबर उत्तरकाशी से जो आ जाएगी दोपहर बाद तक कि सभी मजदूर जो है सुरक्षित, ईश्वर की उम्मीद पूरी है, सब लोग दुआएं कर रहे हैं कि सभी मजदूर जो है सुरक्षित बाहर निकाले जाएं। बिल्कुल अवधेश, राहत की बात है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मजदूरों को आज दोपहर तक या कुछ देर बाद शाम तक जो है बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अवधेश, मैं यहाँ आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि राहत और बचाव कार्य में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है टीमों को, क्योंकि हमने ये सुना कि गीली मिट्टी जो है जैसे जैसे खुदाई की जा रही थी वो गीली मिट्टी और नीचे गिरी जा रही थी, जिस वजह से रुकावट पैदा हो रही थी। बिल्कुल भावना, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने जैसे आपको अभी पूर्व में बताया कि वहां पर जो है भूस्खलन, उस जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है वहां पर पहले भी लगातार भूस्खलन की शिकायतें थी। तो यही जो विशेषज्ञ जो टीम जा रखी है वो इसी चीज की जांच करेगी कि आखिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया उस चीज को लेकर। तो ये जो स्टील के पाइप मंगाए गए भावना, इसीलिए मंगाए गए क्योंकि जो पहले मशीनें थी वो मशीनें उस मलबे को बाहर निकाल ली थी, लेकिन जैसे ही मलबा बाहर निकल रहा था तो और मलबा ऊपर से नीचे गिर पड़ रहा था, तो उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो लगातार उन मशीनों को काम करने में दिक्कत, क्योंकि जैसे उस जगह को खाली कर रहे थे तो ऊपर से और मलबा आ रहा था। तो इस चीज को देखकर प्रशासन ने कहा कि अगर इसमें हम करते रहेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है और मलबे को गिरने से रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो उन्होंने इसका विकल्प ये, तो मलबे को पार करने के लिए स्टील, क्योंकि मलबा हटाने से बेहतर है कि हम मलबे के बीच से होल करके स्टील के पाइप को आर पार कर दें और वो पाइप जो मजदूरों तक पहुंचे और मजदूर स्टील के पाइप के रास्ते बाहर निकल आए। तो अभी तो इस पे काम कर रहे हैं। और सुरंग के बाहर जो है 6 बेड का जो अस्थायी अस्पताल जो है स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें तमाम जो दवाई और तमाम जो जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहां पर मौजूद हैं। तो अभी जिस तरह से युद्ध स्तर पर प्लेटफॉर्म तैयार करके काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अवधेश। तो अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 40 मजदूरों की जो सांसें हैं वो अभी भी फंसी हुई हैं। हालांकि अवधेश ने बताया कि कैसे प्रशासन जो है वो लगातार दिन रात काम कर रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, साथ ही जांच समिति भी बिठा दी गई है। और अवधेश नौटियाल हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ ही देर में यानी कि दोपहर या शाम तक एक अच्छी सुखद खबर आने के आसार हैं, जिसमें इन 40 मजदूरों को बचा लिया जाएगा और बाहर निकाल लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। राजधानी की हवा इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि इसमें सांस लेना दूभर होता जा रहा है। मंगलवार को भी एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की हवा की गुणवत्ता का स्तर भी बेहद गंभीर है। सफर डेटा के अनुसार आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता में चिंताजनक गिरावट देखी गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 तक पहुंच गया है। धुंध छाया हुआ है और सांस से संबंधित चुनौतियां बढ़ गई हैं। और दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज का AQI जो है वो 373 दर्ज किया गया है, जो बेहद ही गंभीर है। सांस लेना दूभर होता जा रहा है। साथ ही साथ आंखों से संबंधित बीमारी कंजक्टिवाइटिस के भी केसेस बढ़ रहे हैं। दीपावली अभी अभी गुजरी है, जिसकी वजह से हवा की गति पहले से कम हो गई है, ठंड बढ़ गई है और जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता नहीं नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पराली के जलने से भी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तो वायु गुणवत्ता में एक चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। आज का AQI 373 दर्ज किया गया है सफ़र के अनुसार। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए कि धुंध की अभी भी एक मोटी चादर दिल्ली के आसपास के इलाकों पर छाई हुई है। धुंध का इसको स्मॉग कहा जाता है, जिसमें स्मोक और फॉग मिलकर जो धुंध की जो एक काली घटा है वो अभी भी बादलों पर छाई हुई है। और दिल्ली NCR में लगातार जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, क्या जानकारी है अभी आपके पास, क्योंकि IQR एक जो एजेंसी है उसने भी ये कहा है कि सोमवार को जो AQI है वो दिल्ली का दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर घोषित किया गया है, दर्ज किया गया है। तो अभी क्या हालात हैं दिल्ली NCR के, और अभी भी दिल्ली दमघोंटू बनी हुई है?
जिसमें कोई दो राय नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो धुंधला एक दिख रहा है जो स्मॉग के वजह से। और इम्पोर्टेंट चीज ये है क्योंकि ये कुछ दिनों में एक्वा लेवल फिर से बढ़ा। इससे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा क्लियर हुआ था और 8 साल में पहली बार दिवाली इतनी क्लीन रही थी, लेकिन फिर से ये एक्वा लेवल बदल रहा है क्योंकि उसका रीजन है कि जो हवा का दबाव है, हवा जिस तरीके से चल रही है वो बहुत कम है। तो अभी इस वक्त हवा की जो स्पीड है खासतौर से लोअर एटमॉस्फेयर में वो करीब 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिन ऐसा ही रहेगा, लेकिन 17 तारीख से हवा की गति और हवा की दिशा दोनों में थोड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। दिशा इसलिए क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा जो ईस्ट से आ रहा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक क्या कहते हैं एक सिस्टम तैयार हो रहा है और उसके साथ साथ इसकी हवा की तीव्रता भी हमें थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। करीब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमें देखने को मिलेगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिन बाद थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। एक छोटा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी रहेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्लेन्स में खासतौर से ये नॉर्दर्न प्लेन्स में उतना नहीं होगा। ये हिमालय में ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिन बाद थोड़ा बेटर होगा, लेकिन अगले कुछ 2 दिन बहुत ज्यादा हम देख पाएंगे कि ये प्रॉब्लम ये रहेगा। ठीक बात तापस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप बता रहे हैं कि दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तापस, धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आपके पास फिर से लौटेंगे। तो तापस ये बता रहे थे कि अगले 2 दिन के बाद जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें कुछ जो है बेहतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हवा का जो गति है वो बेहतर होने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला की फ्रेमोंट में निर्माण इकाई का दौरा किया है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें साझा की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली इंजीनियरों और वित्त पेशेवरों को वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए और टेस्ला की यात्रा में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखकर बेहद खुशी हुई है। पीयूष गोयल ने कहा कि टेस्ला ईवी सप्लाई चेन में भारत से ऑटो कंपोनेंट आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते महत्व को देखकर भी गर्व है। उन्होंने कहा कि टेस्ला भारत से कंपोनेंट आयात को दोगुना करने की राह पर है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन मस्क के अस्वस्थ होने की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पाई। पीयूष गोयल ने एलन मस्क की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के मौके पर सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीयूष गोयल ने एक्स पर बताया कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। आज से 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। मेले का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी। 14 दिवसीय मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और सबके कल्याण के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। बिहार और केरल इस बार इस मेले में भागीदार राज्य हैं, जबकि दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। व्यापार मेले में देश विदेश से करीब 3000 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। मेले के लिए टिकट चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होंगे। और अब बात कारोबार से जुड़ी हुई। सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार ने GeM पोर्टल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार का GeM पोर्टल लगातार खरीदारों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसका सबूत यह है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी ई-मार्केट प्लेट्स यानी GeM से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, GeM के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि। क्या है GeM पोर्टल? केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट GeM पोर्टल को 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था।
ये पोर्टल ऑफिस स्टेशनरी से लेकर के गाड़ियों तक की एक डिटेल्ड श्रृंखला खरीदारी के लिए ग्राहकों को मुहैया कराती है। जेम के पास अब तक 63,000 से ज्यादा सरकारी खरीद संगठन और 62 लाख से ज्यादा सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के सिर्फ 8 महीने में इस पोर्टल से खरीदारी का आंकड़ा 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। 21-22 की बात करें तो इस पोर्टल से 1.06 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। अब जब ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ को पार कर गया है, माना जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में कुल खरीदारी 3 लाख करोड़ को पार कर सकती है। फिलहाल सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के माध्यम से लेन देन की अनुमति है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार WOAH के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 तक चलने वाली आयोग की बैठक में 36 सदस्य देशों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका जैसे कई विषयों पर सार्थक चर्चा होगी। देखते हैं OP यादव की एक खास रिपोर्ट। भारत एशिया प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में चल रही आयोग की 4 दिवसीय बैठक में मौजूद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए भारत पशु स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में एशिया प्रशांत के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। 4 दिन ये बैठक होने वाला। ये 4 दिन पूरा डिसीज का एनिमल पशु पालक का और मत्स्य पालन का, डेयरी का, इसका डिसीज का कैसे कंट्रोल करेंगे हम। एक्सपर्ट्स पूरा दुनिया से इधर एक्सपर्ट्स आए होगा, ये एक्सपर्ट्स एक्सचेंज करेंगे उनका नॉलेज। सम्मेलन में मौजूद मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि यह सम्मेलन सदस्य देशों के बीच मूल्यवान चर्चाओं को बढ़ावा देने का बेहतरीन माध्यम है। WOAH has been an invaluable partner in enhancing our capacity to manage and safeguard the health and welfare of our animals. Their support has not only enabled us to meet the international standard necessary for trade, but also assisted us in developing robust and effective disease control initiative. सम्मेलन में मौजूद पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय ने भारत में पशुपालन और डेयरी महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार वन हेल्थ, गुड एनिमल हेल्थ जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और ये सम्मेलन इसी की संकल्पना को साकार करने का माध्यम बनेगा। We contribute to about 23% of the world's milk production annually. It becomes important for us to follow up on the agenda of One Health and good animal health. And animal husbandry here plays a very important role in the agriculture and rural economy. सम्मेलन के दौरान मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका सहित भविष्य की चुनौतियों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं में लचीलापन और क्षमता विकसित करने जैसे कई मुद्दों पर सक्रिय संवाद और सार्थक चर्चा होगी। एशिया और एशिया प्रशांत में 33वीं WOAH क्षेत्रीय कमीशन की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में चल रहा है। इस बैठक में एक और जहां पशु पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन मनन और चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर देशों के बीच आपसी सहयोग और समझौते होने के साथ साथ पशु पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जरूरतों को लेकर सहयोग और आदान प्रदान को लेकर भी सहमति बनने की उम्मीदें जताई जा रही है। मेरे सहयोगी अजय परिहार, कैमरामैन राहुल चोपड़ा और राणा के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 38वें दिन भी जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि हमास के खात्मे तक यह युद्ध जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि यह केवल एक ऑपरेशन या राउंड नहीं है, बल्कि आतंकवादी समूह द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने का एक निरंतर प्रयास है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम आतंकी समूह को खत्म नहीं करते तो यह वापस आएंगे। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एक वीडियो में कहा कि हमास ने गजा पर नियंत्रण खो दिया है, आतंकवादी भाग रहे हैं, फिलिस्तीनी नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं, नागरिकों को अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा है।
वहीं इजरायली सेना ने वीडियो और तस्वीरें साझा कर कहा है कि गजा में बच्चों के एक अस्पताल के तहखाने में हमास द्वारा संग्रहित हथियार और बंधकों को रखे जाने के संकेत मिले हैं। सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि सैनिकों को रानटीसी अस्पताल के तहखाने में हमास हथगोले, आत्मघाती जैकेट और अन्य विस्फोटकों सहित हथियारों के एक शस्त्रागार के साथ एक कमांड सेंटर मिला है। उन्होंने एक छोटी सी रसोई के साथ साथ पास के एक सुरंग शाफ्ट सहित क्वार्टरों की फुटेज दिखाई जो हमास के एक वरिष्ठ नौसैनिक कमांडर के घर तक जाता था। हमास और गजा में अस्पताल अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और अब बात दुबई में एयर शो की। दुबई में एयर शो शुरू हो चुका है जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस विमान ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया। सोमवार से शुरू हुआ ये एयर शो शुक्रवार तक चलेगा। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। तकनीकी कौशल के शानदार प्रदर्शन में स्वदेशी रूप से विकसित तेजस विमान ने अपनी असाधारण क्षमताओं और अत्याधुनिक विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए दुबई एयर शो में सुर्खियां बटोरी। सिंगल सीट व सिंगल जेट इंजन वाले मल्टी रोल लाइट फाइटर तेजस ने रोमांचकारी एरोबेटिक युद्धाभ्यास के दौरान अपनी गति और सटीकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय वायुसेना के कुशल कर्मियों द्वारा संचालित तेजस ने अपनी बहुमुखी क्षमता और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन किया, जिसकी लोगों ने खूब प्रशंसा की। It is a 4 to 4.5 generation aircraft, and I am proud to say that the pilots that to fly, I also belong to one of the squadrons that flies this aircraft, and we are really proud to be an Indian here today. We also have the formation aerobatic team, Sarang helicopters, again flown by an aircraft that is produced by HAL, that is the Dhruv. They will also be demonstrating their performance along with displaying aircraft on the ground. दुबई एयर शो में भारतीय रक्षा निर्माताओं ने उन्नत लड़ाकू विमान को पसंद करने वाले देशों के लिए तेजस को एक किफायती और विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रदर्शित किया है। एयर शो में तेजस की सफल भागीदारी से संभावित अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक रक्षा बाजार में उभरते भागीदार के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। एयर शो में तेजस के साथ भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हिस्सा ले रही है। दुबई एयर शो में भाग लेने वाली टीम इंडिया उत्साह से भरी हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित शीर्ष भारतीय रक्षा कंपनियां एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में देश की नवीनतम प्रगति को दर्शाने के लिए तैयार हैं। दुबई एयर शो में इस भागीदारी से विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति और उन्नत स्वदेशी विमानों का कौशल प्रदर्शित होगा। Tejas aircraft is capable of pulling up to 8G and minus 3.5G. The aircraft is capable of carrying both beyond visual range as well as short-range A4M missiles. The aircraft has got inherent 23 mm gun and also capable of carrying targeting pod. Relaxed static stability and state-of-the-art fly-by-wire system, which is homegrown, makes it highly agile and maneuverable. The aircraft is capable of turning at very high rates, which makes it a beautiful machine to fly in close combat. भारतीय पैविलियन के मुख्य आकर्षणों में से एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर TEDBF का मॉडल प्रदर्शन है। TEDBF की कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें वायु रक्षा और समुद्री हमले मिशन दोनों के लिए डिजाइन किए गए मध्यम वजन वाले वाहक विमान के रूप में इसकी भूमिका शामिल है। इसके अतिरिक्त TEDBF में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित स्वास्थ्य और उपयोग निगरानी प्रणाली शामिल है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार किया है, जो आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की क्षमता दिखाता है। दुबई एयर शो में भारतीय पैविलियन एरोस्पेस प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र की प्रगति में ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने की देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। अब बात खेलों की। सेना चिकित्सा कोर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल
संजीव मलिक ने कोलंबिया में विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वर्तमान में राष्ट्रपति के अंग रक्षक के तौर पर तैनात संजीव ने 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और क्रॉस कंट्री स्पर्धाओं में ये पदक हासिल किए हैं। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल, जिसे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेल माना जाता है, चिकित्सा समुदाय के लिए ये सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक खेल आयोजन के रूप में जाना जाता है। पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने अपनी शानदार लय जारी रखते हुए टोक्यो में हुए जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। SL3 एकल वर्ग में उन्होंने हमवतन मनोज सरकार को 21-16, 21-19 से पराजित किया। वनडे क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। टूर्नामेंट के लिए सभी 4 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल बुधवार को होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को खेला जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 अब नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर धमाकेदार जीत के बाद आखिरकार इस टूर्नामेंट को अंतिम 4 टीमें मिल गई हैं, जिनके बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस लगी हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड की टीम ने अंक तालिका में नंबर 4 पर अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे में अब सेमीफाइनल की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। टूर्नामेंट में पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेबल में टॉप पर काबिज भारत और चौथे नंबर पर स्थित न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार को होगा। मौजूदा विश्व कप में ही धर्मशाला में खेले गए लीग स्तर के मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। अब सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर लगातार दूसरी जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अंक तालिका में दूसरे नंबर पर स्थित दक्षिण अफ्रीका और तीसरे स्थान पर काबिज 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ये मैच गुरुवार के दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच लीग स्तर पर खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफलता हासिल की थी। क्रिकेट विश्व कप 2023 में अब सेमीफाइनल का मंच सज चुका है। अब चारों टीमों की नजर हर हाल में नॉकआउट चरण में जीत दर्ज करते हुए फाइनल का टिकट कटाने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। दीपावली और गुजराती नववर्ष के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।